तो बिग एजेंडा में आज हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई और नरेंद्र मोदी इस वक्त रामलीला मैदान में भाषण दे रहे हैं। सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कोई कमेटी न बनाई हो, हर समस्या के लिए कमेटी, हर समस्या के लिए कमेटी। मेरे देशवासियों, देश कमेटियों के बोझ से दब रहा है। हमें कमेटी नहीं, हमें कमिटमेंट चाहिए और देश के लिए कमिटमेंट चाहिए। भाइयों बहनों, इतना बड़ा विशाल देश हमारा, जब मैं भारत माता की ओर नजर देखता हूं, उस पुरातन जीवन की ओर देखता हूं, तो मुझे इस भारत की पूरी, हम जब सुनते हैं ना, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वो कौन सी बात है? कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वो कौन सी बात है? भाइयों बहनों, इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं। वो इंद्रधनुष के 7 रंग, और उन 7 रंगों की व्याख्या करें तो हमारी भारत मां को सदियों से वो चमकाते आए हैं। पहला रंग है, इंद्रधनुष का पहला रंग है भारत की संस्कृति की महान विरासता, हमारी कुटुंब प्रथा, परिवार व्यवस्था। हजारों साल से इस परिवार व्यवस्था ने हमें बनाया है, बचाया है, बढ़ाया है। उस परिवार व्यवस्था को हम कैसे अधिक सशक्त बनाएं? हमारी नीतियां, हमारी योजना, भारत की इस महान व्यवस्था परिवार, उसका सशक्तिकरण कैसे करें? दूसरा रंग है इंद्रधनुष का, हमारी कृषि, हमारे पशु, हमारा गांव। महात्मा गांधी भारत को गांवों का देश कहते थे। यह हमारे इंद्रधनुष का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चमकीला अंग है। अगर हम इसे और चमकदार नहीं बनाते, कृषि हो, पशुपालन हो, हमारा गांव हो, गरीब हो, और इसलिए नियत उनकी भलाई के लिए नीतियां बनाने की होनी चाहिए। भाइयों बहनों, हम जिस बात के लिए गर्व कर सकते हैं, वो हमारी तीसरा रंग है इंद्रधनुष का, वो हमारी भारत की नारी, हमारी मातृशक्ति, त्याग और तपस्या की मूर्ति। आज हमने वहां कहां लाकर के छोड़ा है? इंद्रधनुष के रंग को आकर्षक, इंद्रधनुष को बनाना है तो हमारी माताओं का एम्पावरमेंट होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की। अपने दर्शकों को बता दें कि बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक खत्म हो चुकी है और इस वक्त रामलीला मैदान में नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं। एक बार फिर से आपको वहीं लिए चलते हैं। उसको जनभागीदारी वाले लोकतंत्र की ओर हमें ले जाना है। भाइयों बहनों, हमें गर्व है, हम गणतंत्र के परंपरा को निभाते हैं, लेकिन समय की मांग है कि अब सामान्य मानवी गणतंत्र में गुणतंत्र की भी अनुभूति करे। वो एसेंस कैसे भर दिया जाए अपने आचरण के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, लोकतांत्रिक परंपराओं के प्रति गौरव करके हम उसको कैसे करें? और इस इंद्रधनुष का 7वां रंग जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, वो है ज्ञान। मानव जात जब जब ज्ञान युग में रही है, भारत ने डंका बजाया है। हम ज्ञान के उपासक हैं। हर मां अपने बेटे को आशीर्वाद देती है तो क्या देती है? कहती है, बेटा पढ़ लिख करके बड़ा होना। हर मां के मुंह से ही निकलता है। ये ज्ञान, हमारे इस इंद्रधनुष के 7 रंग का महत्वपूर्ण रंग, उस ज्ञान को हम किस प्रकार से अधिक शक्तिशाली बनाएं, उसकी ओर हमने जाना है। भाइयों बहनों, इन 7 रंग की कीर्ति कैसे बढ़े, नई कल्पकता कैसे जुड़े, नए विचार कैसे उसके साथ आए,
उसको लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। भाइयों बहनों, अभी कांग्रेस के अधिवेशन में कहा गया कि कांग्रेस पार्टी एक सोच है। हम भी मानते हैं, बिना सोच के न कोई दल हो सकता है, न कोई आंदोलन हो सकता है। लेकिन कठिनाई ये है कि आज कांग्रेस के पास सोच है कि नहीं है, कैसी सोच है, कौन सी सोच है, वो तो एक बात है, लेकिन देश इतना जरूर जानता है कि कांग्रेस पार्टी सोच में पड़ी हुई है। लेकिन भाइयों बहनों, आज मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, इस सोच को समझने की आवश्यकता है। मैं कहना चाहता हूं, आपकी सोच क्या है, हमारी सोच क्या है। और देशवासी आज मुझे दूरदर्शन टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं, मेरे भारत के भाइयों बहनों, कि आप मेरे इन शब्दों पर गौर कीजिए। उनकी सोच है, भारत मधुमक्खी का छाता है। यह कहा था उन्होंने, हनी भी है। उनकी सोच है, भारत मधुमक्खी का छाता है। हमारी सोच है, भारत हमारी माता है। उनकी सोच है, गरीबी ये मन की अवस्था है। हमारी सोच है, गरीब हमारे लिए दरिद्र नारायण है। उनकी सोच है, जब तक हम गरीब की बात नहीं करते मजा नहीं आता। ये उनके शब्द बोल रहा हूं, एक शब्द मेरा नहीं है। वे कहते हैं, हम जब तक गरीब की बात नहीं करें मजा नहीं आता। और हम जब गरीब की बात को सुने, उसे याद करें, तो दर्द से हम रात भर सो नहीं पाते। उन्हें मजा नहीं आता, हमें नींद नहीं आती। ये दो सोच में फर्क है। उनकी सोच है, पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। हमारी सोच है, पैसे खेत और खलिहानों में उगते हैं और मजदूरों के पसीने से पलते हैं। ये हमारी सोच है। उनकी सोच है, समाज तोड़ो, राज करो। हमारी सोच है, समाज को जोड़ो, विकास करो। ये फर्क है। उनकी सोच है वंशवाद, हमारी सोच है राष्ट्रवाद। उनकी सोच है राजनीति सब कुछ है, हमारी सोच है राष्ट्र नीति सब कुछ है। उनकी सोच है सत्ता कैसे बचाएं, हमारी सोच है देश कैसे बचाएं। अभी अभी उन्होंने कहा कि चुनाव में उसको टिकट दी जाएगी जिनके दिल में कांग्रेस है। उनकी सोच है देश वो चलाएंगे जिनके दिल में कांग्रेस है। हमारी सोच है टिकट उनको मिलेगी जिनके दिल में भारत माता है। ये सोच में फर्क है। और इसलिए भाइयों बहनों, जब 2000 चुनाव का वक्त हमारे सामने है, हम वो चुनाव के मैदान में खड़े हैं, तब मैं देशवासियों से कहना चाहता हूं कि पिछले 60 साल आपने शासकों को चुना है। 60 साल आपने शासक पसंद किए हैं। 60 साल आपने शासकों को बागडोर दी है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी के इस पवित्र मंच से मेरे देशवासियों से प्रार्थना करता हूं, आपने
60 साल शासकों को दिए, 60 महीने एक सेवक को देके देखो। 60 महीने एक सेवक को देके देखो। देश को शासक नहीं, सेवक की जरूरत है। और लोकतंत्र की मांग यही है कि देश की सेवा करने का हर किसी को अवसर मिले। भाइयों बहनों, आज जब हम आने वाले भविष्य का एक खाका खींच रहे हैं, तब देश के सामने महंगाई एक सबसे बड़ी समस्या है। गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है। मां, बच्चे रात रात रोते हैं, आंसू पी के सोते हैं। क्या भाइयों बहनों, क्या महंगाई को रोका नहीं जा सकता है? क्या कोई उपाय नहीं है? भाइयों बहनों, आज देश की स्थिति क्या है? हमारे पास कोई रियल टाइम डाटा ही नहीं होता है। खेती की सीजन आई, कितनी फसल कहां कितनी बोई जा रही है, कोई रियल टाइम डाटा नहीं। कौन सा अन्न, कौन सी चीज कितनी पैदावार हुई, रियल टाइम डाटा नहीं है। हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी कि देश के कृषक जो खेती के क्षेत्र में काम करते हैं, हम एक रियल टाइम डाटा का टेक्नोलॉजी के द्वारा एक मैकेनिज्म विकसित करेंगे और देश को समय रहते पता चलेगा कि इस बार ये फसल इतनी बोई गई है, और फसल होने पर पता चलेगा कि इस वर्ष इतनी फसल पैदावार हुई है, इतनी हमारी आवश्यकता है। आवश्यकता का भी रियल टाइम डाटा होना चाहिए और हर भूभाग का होना चाहिए, और हम उसके आधार पर तय कर सकते हैं कि अगर देश की इतनी आवश्यकता है, इतनी फसल है, तो समय रहते क्या इंपोर्ट करना, क्या एक्सपोर्ट करना, उसका फैसला कर सकते हैं। आज क्या हो रहा है, एक तरफ देश में जरूरत हो, उसी को दूसरे रास्ते से एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। देश भूखा मरता है और फिर उसी चीज को फिर इंपोर्ट किया जाता है। पता नहीं कौन सा कारोबार होगा। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारा आग्रह है और हमें विश्वास है कि सामान्य व्यक्ति को महंगाई का मार झेलना न पड़े, किसानों का एक्सप्लॉयटेशन न हो, और इसलिए एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की रचना होनी चाहिए देश में, और प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के द्वारा सरकार के द्वारा इंटरवेन करके गरीब की थाली को हमेशा सलामत रखा जाए, इसकी चिंता किया जाए। इसी प्रकार से समय की मांग है, देश में एक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट खड़ा किया जाए। इतना ही नहीं, ब्लैक मार्केटियर्स के लिए स्पेशल अदालतें बनाई जाए और समय सीमा के अंदर ये ब्लैक मार्केटियर्स को सजा दे करके हिंदुस्तान के अंदर इस प्रकार की प्रवृत्ति को रोका जाए। अगर हम इस प्रकार के एक के बाद एक कदम उठाएं, भाइयों बहनों, अगर अटल जी की सरकार महंगाई रोक सकती है, अगर मोरारजी भाई देसाई की सरकार महंगाई रोक सकती है, तो 2014 में भाजपा की सरकार भी महंगाई रोक सकती है। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। भाइयों बहनों, बेरोजगारी, जिस देश के पास इतना बड़ा युवा धन हो लेकिन रोजगार के लिए तड़पता हो, इसके लिए भाइयों बहनों हमने सेंटर फॉर एक्सीलेंस उसको बल देने की आवश्यकता है। हमने स्किल डेवलपमेंट पर बल देने की आवश्यकता है, और स्किल डेवलपमेंट भी नीड बेस्ड कैसे किया जाए। अगर यहां केमिकल की फैक्ट्री लग रही है तो उस केमिकल की फैक्ट्री में काम आने वाला स्किल डेवलपमेंट कैसे हो। यहां पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लग रही है तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लगने से पहले उसके अनुकूल स्किल डेवलपमेंट वाले नौजवान कैसे तैयार हो। अगर इसको हम ढंग से करें, भाइयों बहनों, हम बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई अच्छी तरह लड़ सकते हैं। भाइयों बहनों, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स का कोई प्लानिंग नहीं है। आज अगर देश में पूछा जाए कि बताइए 2020 में विज्ञान के कितने टीचरों की जरूरत पड़ेगी,
देश नहीं बता पा रहा है। 2020 में कितनी नर्सिस की जरूरत पड़ेगी, देश बता नहीं पा रहा है। अगर हम ह्यूमन पावर स्ट्रेंथ का अभी से अगर हम प्लानिंग करें और उसको कब और उसके अनुसार हम डेवलपमेंट करें, तो जैसे ही वो व्यक्ति तैयार होगा उसको जरूरत के अनुसार से रोजगार मिल जाएगा। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान का युवा धन ये हिंदुस्तान की शक्ति है, उसके हाथ में हुनर देना चाहिए, कार्य का अवसर देना चाहिए। भारत के ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए इससे बड़ी कोई पूंजी हमारे पास हो सकती नहीं है, हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय आडवाणी जी ने ब्लैक मनी के खिलाफ एक बहुत बड़ा जंग छेड़ा है। हम भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का कमिटमेंट है कि आडवाणी जी ने जो सपना संजोया है इसे हम पूरा करके रखेंगे। जो भी कानूनी व्यवस्था करनी पड़ेगी, कानूनी व्यवस्था की जाएगी। उसके विषय के ज्ञाताओं का टास्क फोर्स बनाना होगा तो टास्क फोर्स बनाया जाएगा। लेकिन दुनिया के देशों में हिंदुस्तान से लूटा गया जो सामान, पैसे, रुपये रखे गए हैं, एक एक पाई लाई जाएगी और गरीब की भलाई के लिए काम लगाई जाएगी। भाइयों बहनों, आज ग्लोबलाइजेशन का ये जमाना है और ग्लोबलाइजेशन के जमाने में हम अकेले एक देश के नाते काम नहीं कर सकते। हमें विश्व की स्पर्धा में अपने आप को टिकाना होगा, आगे बढ़ाना होगा। अगर विश्व के सामने हमने टिकाना है, बढ़ाना है, तो जैसे गुड गवर्नेंस का महत्व है वैसा ही ह्यूमन रिसोर्स का महत्व है और वैसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व है। भाइयों बहनों, अब भारत को देर नहीं करनी चाहिए, नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल देना होगा। रोड हो, रास्ते हो, रेल हो, लेकिन आने वाले दिनों में वाटर ग्रिड कैसे हो, नदियों को जोड़ने का काम कैसे हो, एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर को बल कैसे दिया जाए, गैस ग्रिड कैसे हो, अगर गैस ग्रिड हो तो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क क्यों ना हो, पूरा देश ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में क्यों न किया जाए। हिंदुस्तान का इतना बड़ा विशाल समुद्री तट है, वहां पर एक नई इंफ्रास्ट्रक्चर की विधा खड़ी करके विश्व व्यापार में हम अपनी जगह क्यों न बना सके। भाइयों बहनों, हमारे पास इतनी बड़ी रेलवे है। दुर्भाग्य है मित्रों, देश में रेलवे की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। यही रेल, आप देखिए जापान में जो बदलाव आया, क्यों आया? जापान ने बुलेट ट्रेन का कंसेप्ट लाया और पूरे देश को खड़ा कर दिया। चाइना ने भी उसको फॉलो किया। हमारे पास इतना बड़ी लंबी रेल लाइन है, लेकिन उसकी आधुनिकता पर नहीं सोचा जा रहा है। रेलवे की अपनी 4 यूनिवर्सिटी क्यों ना हो देश में, जहां पर रेलवे को जिस प्रकार का मैन पावर चाहिए, मैन पावर मिले। रेलवे को आधुनिक बनाने के लिए जो रिसर्च होना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए, उसकी अपनी यूनिवर्सिटी में क्यों ना हो। भाइयों बहनों, सोच का सवाल है। विचार कोई करे, समय लगाए, देखें। भाइयों बहनों, आप कल्पना नहीं कर सकते रेलवे हिंदुस्तान की कितनी बड़ी ताकत बन सकता है। आज का रेल का जो नेटवर्क है उसी को आधुनिक बनाया जाए तो हम हिंदुस्तान की विकास की यात्रा को एक नई गति दे सकते हैं। भाइयों बहनों, वाजपेयी जी ने स्वर्णिम चतुष्क का निर्माण किया था। उस स्वर्णिम चतुष्क ने देश को दुनिया के अंदर एक जगह दे दी थी। भाइयों बहनों, समय की मांग है। 8-9 साल के बाद भारत की आजादी के 75 वर्ष होंगे। डायमंड जुबिली का समय आएगा। क्या समय की मांग नहीं है कि हम अटल जी की उस सोच को और एक नया रंग रूप देकर के बुलेट ट्रेन का डायमंड चतुष्क तैयार करें, और जब देश 75 साल गोल्डन जुबिली, डायमंड जुबिली मनाता हो, तब देश को बुलेट ट्रेन से कम 4 दिशाओं में जाने का काम हम खड़ा करते हैं। आप देखिए, दुनिया नए सिरे से हिंदुस्तान को
देखने लगेगी। भाइयों बहनों, आज विश्व के अंदर मैंने कहा, हम अलग थलग हिंदुस्तान सोच नहीं सकते। हमारे साथ, हमारे देश में गुनहगार कौन है कौन नहीं, इसकी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक समाज के नाते, एक सभ्य समाज के नाते, एक सुशिक्षित संस्कारित समाज के नाते आज हमारी माताओं बहनों के साथ जो हो रहा है, दुनिया में हम मुंह दिखाने लायक नहीं है। सैटेलाइट सिटीज, इसकी पूरी जान बनानी चाहिए, एक अवसर के रूप में लें। और आप कल्पना कर सकते हैं जब इतना सारा काम शुरू होगा, कितना सीमेंट चाहिए, कितना लोहा चाहिए, कितने सीमेंट के कारखाने चाहिए, कितने लोहे के कारखाने चाहिए, कितने नौजवान चाहिए, कितनों को रोजगार मिलेगा। आप अंदाज कर सकते हैं देश के जीडीपी की जो चिंता हो रही है, उसका जवाब इसमें से मिल सकता है। भाइयों बहनों, क्या आजादी के इतने साल के बाद गरीब के पास घर नहीं होना चाहिए? क्या छत के बिना जिंदगी गुजारने के लिए उसको मजबूर होना पड़े? क्यों न हम करोड़ों करोड़ों मकान बनाने का सपना लेकर के और राज्यों को उसको जोड़ करके मिशन मोड पे हर राज्य उसमें जुड़ जाए, केंद्र और राज्य मिलकर के गरीब से गरीब व्यक्ति तक कोई घर हो, उसकी दिशा में आगे बढ़े। भाइयों बहनों, जल, जमीन, जंगल, कृषि, पशु, इसके बिना देश नहीं चलेगा। हमारी कृषि आधुनिक बने, प्रोडक्टिविटी बढ़े, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इस कंसेप्ट को हम साकार करें। एक एक बूंद पानी से फसल कैसे पैदा हो, ड्रिप इरिगेशन हो, स्प्रिंकलर्स हो, आधुनिक विज्ञान को कैसे स्वीकार करें, नीतियों को कैसे प्रोत्साहन दिया जाए। भारत के लिए आवश्यक फसल के लिए, वेस्टलैंड डेवलपमेंट के लिए एक मिशन मोड पर अगर काम करें, भाइयों बहनों, एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ नदियों को जोड़ने वाले संकल्प जो अटल जी ने दिया है, उस अटल जी को सपने को साकार करने के लिए नदियों के जोड़ने के काम को हमने आगाह करना पड़ेगा। और भाइयों बहनों, गुजरात में अमूल डेयरी इतने सालों से चल रही है। क्या हिंदुस्तान के बड़े राज्यों में श्वेत क्रांति नहीं हो सकती है? क्या वहां का हमारा किसान दूध उत्पादन करके उस राज्य की दूध की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, इतना ताकतवर नहीं बन सकता है? भाइयों बहनों, हमने उस दिशा में आगे करके देखना होगा, ताकि हमारे किसान को कभी मुसीबत झेलनी नहीं पड़ेगी। और इसलिए मैं कहता हूं, अगर हमने कृषि विकास करना है तो 1/3 एग्रीकल्चर, 1/3 एनिमल हस्बेंड्री एंड 1/3 ट्री प्लांटेशन। देश का दुर्भाग्य देखिए, हमारे यहां जमीन को नापा नहीं गया है। आज सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के माध्यम से तत्काल किसानों की जमीन कितनी है, साइज क्या है, उसका पूरा लेखा जोखा उसको देना चाहिए। तो आज वो अपनी बाढ़ करने के लिए जमीन वेस्ट करता है, वो नहीं करेगा। और वो जो किनारे पर अगर पेड़ लगाएगा, आज हमें टिम्बर इंपोर्ट करना पड़ता है, हम टिम्बर इंपोर्ट करने से बच जाएंगे। और इसलिए हमने भाइयों बहनों, टिम्बर इंपोर्ट करने से बचना है तो, और हमारे किसान को ताकतवर बनाना है तो, हमने इस बात को बल देते हुए आगे बढ़ने की दिशा में काम करना होगा। और मुझे विश्वास है मित्रों कि हम अगर उन बातों को करते हैं तो हम परिस्थिति को पलट सकते हैं। उसी प्रकार से बिजली, कैसा देश है, 20,000 मेगावाट बिजली के कारखाने बंद पड़े हैं, फ्यूल नहीं है, कोयले की खदानें बंद पड़ी है। क्या हम सपना नहीं देख सकते पावर ऑन डिमांड? अगर राज्य इनिशिएटिव ले, केंद्र मदद करें, 24 घंटे बिजली हर घर में पहुंचाई जा सकती है, सामान्य व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।